हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न प्रायः आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए या फिर पीसीएस के लिए, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इवन किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वह टॉपिक है आपका ब्रह्मांड। द टॉपिक इज यूनिवर्स, द यूनिवर्स। बच्चों, जब आप आँख खोलते हैं, इस दुनिया में देखते हैं, तो सबसे पहले यह यूनिवर्स दिखाई देता है। इसलिए आप लोग कभी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि खास बात ये होगी कि एक छोटे बच्चे को भी जब हम लोग कहते हैं कि देखो बेटा चंदा मामा, चंदा मामा, तो बच्चा बड़े ध्यान से देखने लगता है और कुछ देर बाद चुप हो जाता है, आकर्षित होता है, उसे भी लगता है ये है क्या। और यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप लोग गाने बहुत सारे सुनते होंगे, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे कैसे भी सॉन्ग हो, बहुत सारे गाने इस ब्रह्मांड से संबंधित बहुत सारी चीज़ों से सुनते हैं। जैसे एक पिता गाता है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। तो वहीं आप जैसे युवा 14वीं का चांद है या आफताब है, ऐसे बहुत सारे गाने गाते हैं। और सोचिए कितने सारे, या चांद चुरा के लाऊंगा, चल आ बैठे चर्च के पीछे, ये भी गाना सुना होगा। ऐसे बहुत सारे गाने मिलेंगे जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या वादा इरादा करते हैं। आखिर क्यों भाई? डेफिनेटली ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का भाग हमारी पृथ्वी है और उसी पृथ्वी का एक हम महत्वपूर्ण जीव हैं, तो हम इससे वंचित कैसे रह सकते हैं भाई? उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना पक्का है। तो इसका मतलब ये है एग्जामिनर पर भी प्रभाव पड़ता होगा और वह भी प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग अपने पेपर में देखें, प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, जब यूनिवर्स की बात होती है तो बहुत ही सिंपल परिभाषा में आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस दृश्य पथ में जो भी दिखाई देता है वह सभी यूनिवर्स है, वही यूनिवर्स है। जैसे आपकी आंख खुलती है तो यह ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े तारे दिखाई देते हैं और छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, या फिर उपग्रह दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देते हैं और पता नहीं क्या क्या दिखाई देते हैं। सभी क्या हैं? ये सभी यूनिवर्स। तो दृश्य जगत में दिखाई देने वाली प्रत्येक चीज यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसी का भाग। ब्रह्मांड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सौरमंडल। पहले जैसा माना जाता था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? सौरमंडल है, सूर्य है। परंतु बाद के समय में अध्ययन जब हुआ तो पता चला कि इस ब्रह्मांड में सूर्य जैसे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तारे। इसीलिए आप लोगों ने इस पे भी गाना सुना होगा कि लाखों तारे आसमान पे, ढूंढन से कोई ना मिला, और देख की दुनिया की दीवाली, दिल अपना चुपचाप चला। आप सोचिए, जब इतना बड़ा साइंस नहीं था तो भी हमारे जो कवि थे वो जानते थे कि इस दुनिया में लाखों तारे हैं, इस ब्रह्मांड में लाखों तारे हैं जो निरंतर जलते रहते हैं, प्रकाश करते रहते हैं। परंतु प्रेमी बेचारा दुखी है, उसको प्रकाश नहीं मिला, तो वही कह रहा है कि ढूंढन से कोई ना मिला। चलिए खैर यूनिवर्स समझ गए। अब जरा सोचे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल में सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह और बहुत सारी खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज घूमती रहती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। वह पूरा का पूरा जो तंत्र है वही सौर तंत्र कहलाता है। याद रहेगा, सूर्य और उसके चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, अन्य दूसरे जितने भी हैं, वे सभी जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं सौरमंडल का भाग कहलाते हैं। ठीक है, आज विशेष रूप से हम लोग इन पर सब पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जब यूनिवर्स की बात होती है तो उसी में आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आकाशगंगा। ये आकाशगंगा क्या है भाई?
आकाशगंगा का बहुत सिंपल मीनिंग है, तारों का एक बड़ा समूह, जिसमें लाखों लाखों तारे, जिसमें करोड़ों करोड़ों तारे, और हो सकता है अरबों अरबों तारे हों, जो इस अंतरिक्ष में फैला हुआ है, दिखाई देता। कभी रात में आप छत पर सोइए और आप देखिए आकाश को, तो अनंत तारे दिखाई देते हैं। वही जो तारों का बड़ा समूह दिखाई देता, वही आकाशगंगा, यानी एक आकाशगंगा में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों तारों का समूह है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी हमारे यूनिवर्स में अरबों अरबों आकाशगंगाएं हैं, यानी कि सोचिए अनगिनत तारे पाए जाते हैं। अब बात फिर आएगी, बच्चे कहेंगे तारा क्या है भाई, इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, और गाना भी सर आपने सुना दिया कि चंदा है तू मेरा तारा है तू, है। तो तारा बेटा ऐसा विशाल खगोलीय पिंड होता है जिसका अपना प्रकाश होता है, जो चमकता रहता है, निरंतर चमकता रहता है, उसे ही तारा कहा जाता है। याद रहेगा। फर्स्ट, सूर्य क्या है फिर, एक तारा है, क्योंकि यह निरंतर प्रकाश देता रहता है, और यह प्रकाश उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की निरंतर जो संलयन की क्रिया होती है, फ्यूजन की क्रिया होती है, उस संलयन की क्रिया का परिणाम देखा जाता है। याद रहेगा। उसमें आप देखोगे सूर्य के केंद्र में लगभग 71-72% तक हाइड्रोजन है, और नियर अबाउट 25 to 26% हीलियम है। यह दोनों मिलकर संलयन की क्रिया करते हैं, और जिससे अनंत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब यह दोनों संलयन की क्रिया करते हैं, फ्यूजन की क्रिया करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा की वजह से सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। याद रहेगा, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे सूर्य के केंद्र की ओर कभी देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। जो आप देखते हो सूर्य की ओर, खासकर सुबह के समय, वह उसका बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग आप आसानी से देख पाते हैं, वही बाहरी भाग कहलाता है प्रकाश मंडल, यानी जो चमकता है और जिसे आप आसानी से देख पाते हो, फोटोस्फीयर है। और उसी फोटोस्फीयर का तापमान कितना है, ये देखिए, इसी फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। याद रहेगा। ये सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हुए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इस सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। इट्स ए लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी एंड इट हैज मास नियर अबाउट 99.85% ऑफ टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के कुल मास का लगभग 99.85% मास सूर्य में व्याप्त है। याद रहेगा। और इतने बड़े मास की वजह से ही उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सोलर सिस्टम के जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया रहता है। तो याद रहेगा। फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो विशेष रूप से हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करेंगे। यदि देखा जाए पृथ्वी से सूर्य की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। याद रहेगा 14.98। सम टाइम इन सम बुक देयर इज 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो उससे आप परेशान मत होइएगा। और दूसरी बात, चूंकि जितने भी खगोलीय पिंड हैं, पृथ्वी भी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वह पूरी तरह से गोलाकार पथ का फॉलो नहीं करती है, बल्कि अंडाकार इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है। इसीलिए देखोगे एक अधिकतम दूरी होगी और न्यूनतम दूरी होगी। तो यहीं पर देखोगे जो न्यूनतम दूरी होती है उसे पेरिहेलियन कहते हैं, जिसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो वहीं एपीहीलियन है, जो अधिकतम दूरी है वह है 15.20 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य का डाया कितना, ध्यान रखना बच्चों, 13,92,000 किलोमीटर। और इसका जो मास है वह पृथ्वी का लगभग
3,32,000 गुना ज़्यादा है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। बाकी मैंने टेम्परेचर बता दिया, और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वह पृथ्वी का 13 लाख गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से सूर्य से संबंधित कुछ सूचनाएं आपके पेपर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना। इससे यानी एक बार फिर रिवाइज कर दूं, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इसके केंद्र में होने वाली हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया का परिणाम होता है, और इसका तापमान जो केंद्र है उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें, इन सभी को ध्यान रखना। जब हम इनकी बात करते हैं सूर्य मंडल की, तो सौर मंडल में सबसे खास बात देखोगे बच्चों, जैसा मैंने कहा परिभाषा के अनुसार बहुत सारे तारे हैं, और बहुत सारे ग्रह हैं, और बहुत सारे उपग्रह, है ना। तो ऐसे में सौर मंडल में जब बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, तो बात महत्वपूर्ण होती है ग्रहों से, और उन्हीं के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों, माना जाता है या माना जाता था कि सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, परंतु अगस्त 2006 में प्राग में जो बैठक हुई बहुत सारे एस्ट्रोफिजिस्ट की, उसमें विशेष रूप से प्लूटो साहब को बाहर कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यह जो बैठक होने जा रही थी, एक नया ग्रह ढूंढा गया था जेना, और कई सारा शेरियन, उनको शामिल करने के लिए एक बड़ी बैठक होने जा रही थी, परंतु उस बैठक में अचानक परिभाषा को लेकर विवाद हो गया कि भाई ग्रह होते क्या है। तो ये भी यहीं पर जान लो, ग्रह एक ऐसा विशाल खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और खास बात यह है कि अपना एक निश्चित ऑर्बिट होता है। तो देखा यह गया कि प्लूटो साहब का अपना कोई ऑर्बिट था नहीं, बल्कि वे टाइम टू टाइम नेपच्यून के ऑर्बिट में यानी कि वरुण के ऑर्बिट में ताका झाकी करते थे, यानी कि उसमें इनक्रोच करते थे। तो परिणाम ये हुआ कि भाई उनको बाहर कर दिया गया, और रिजल्ट ये हुआ कि जो जैना साहब शामिल होने वाले थे वे तो शामिल हुए नहीं, और प्लूटो साहब को बाहर करा दिए। यानी कि ये कहा जाए कि वो वाली बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चलिए खैर, जो हुआ वो अलग बात है, परंतु एक बात खास सामने आई उसके बाद, यानी आफ्टर 2006 नाउ देयर इज एट ग्रह आपको दिखाई देते हैं, जो सामने मैंने यहाँ पर दिखाई दिए। अब आपके सामने 8 ग्रह मिलते हैं जो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन सबको हम लोग ज़्यादा देखते हैं भाई कौन कौन से ग्रह हैं। यदि इन ग्रहों की यदि हम बात करें तो बच्चों, सबसे पहले सूर्य के पास में सबसे पास में ग्रह आपको दिखाई देगा बुध, देन शुक्र, देन पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या फिर इन इंग्लिश आप कह सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर 8, यहाँ पे 8 ग्रह हैं। इन सभी को आप लोग ध्यान रखना, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इनका ऑर्डर भी आप लोग ध्यान रखना। फिर बच्चों एक खास बात, जब इन ग्रहों के बारे में आप देखते हैं तो ग्रहों में बात एक समझ में आती है कि इनका आकार क्या है। यदि आकार के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह को सेंटर में यदि मान लिया जाए, जब 9 थे और आज भी संभव, यदि सेंटर में रख दिया जाए तो लेफ्ट और राइट जब आप जाओगे तो इनका आकार धीरे धीरे घटता जाता है। देखो जैसे यहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर को सेंटर में रख के यदि राइट में चलते हो तो ग्रहों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। यानी कह सकते हो बृहस्पति सबसे बड़ा है, देन शनि, देन अरुण, देन वरुण। ऐसे ही जब आप इधर लेफ्ट की ओर जाते हो तो यहाँ पे भी देखते हो कि आकार घट रहा है, एक्सेप्ट यहाँ मंगल के। ठीक है, मंगल आकार में पृथ्वी से छोटा हो जाता है, यानी कह सकते हो उसके बाद आएगा जुपिटर, जुपिटर के बाद पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। तो बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। और जुपिटर क्या है? यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे नज़दीक कौन है? ये देखिए बुध साहब हैं। और सबसे दूर कौन है? ये देखिए वरुण साहब। ठीक है, और सेंटर में कौन है? तो मोरलेस बृहस्पति साहब हैं, जो सबसे बड़े ग्रह माने जा सकते हैं। इस तरह से एक पहली बात। फिर बच्चे खास बात है कि पहले 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं।
क्योंकि इन पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक प्रभावी रहता है, तो इसीलिए यह ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और यह ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह याद रहेगा, ये ग्रह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऐसा क्यों भाई पार्थिव ग्रह? क्योंकि इनका आकार, इनकी बनावट पृथ्वी के जैसी है। ठीक, जैसे पृथ्वी की बनावट आप देखोगे भारी पदार्थों से हुआ है, इसी तरह से इन ग्रहों की भी कुछ हद तक बनावट उसी प्रकार की देखी जाती है। इसलिए एक बड़ी खास बात और भी देखी जाती है कि ये ग्रह आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे हैं, इसके बावजूद भी इनका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, क्योंकि भारी पदार्थ जैसे आयरन, सिलिका, मैग्नीज, अन्य और दूसरे मैग्नीशियम आदि पदार्थों से बने हुए, सो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरेटिवली अधिक है। बट वहीं पर इसके बाद देखोगे तो बाद के जो 4 ग्रह हैं, यानी कि जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी बाद के जो 4 हैं वो जोबियन या आउटर या कह सकते हो बाह्य ग्रह भी कहलाते हैं। इन पर चूंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूरी ज़्यादा होने की वजह से इन पर जो पृथ्वी या अन्य जो आंतरिक ग्रह हैं उनके समान सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग पाता है, इसीलिए बाह्य ग्रह कहलाते। और आकार में ये जुपिटर की तरह बड़े बड़े हैं, बनावट में भी कुछ उसी के समान है, इसीलिए इन्हें जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, याद रहेगा। पार्थिव फर्स्ट 4 यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोबियन यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये जो सभी ग्रह हैं जोबियन, ये गैसों के बने हुए, जैसे मीथेन, अमोनिया, अन्य दूसरी गैसों से बने हुए। इसी वजह से नो डाउट आकार में बहुत बड़े हैं, परंतु इनका गुरुत्वाकर्षण बल तुलनात्मक रूप से कम देखा जाता है। एक बड़ी खास बात यहाँ पर देखी जाती है। तो सभी याद रहेगा भाई, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह और ये सारी बातें। चलिए भाई, इनके बाद और जरा देख लिया जाए। इन ग्रहों में जब हम देखते हैं तो एक और वर्ड आपने सुना होगा, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अनियमित आकार के होते हैं, जिनकी अपनी कोई निश्चित कक्षा नहीं होती है, बस बेचारे आवारा से घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें अवांतर भी कहा जाता है, अवांतर ग्रह भी कहते हैं। और या क्षुद्र ग्रह, आप लोग देखते हो कि गांव देहात में वर्ड कई बार होता है कि अरे यार क्या तुम तो बड़े क्षुद्र हो। क्षुद्र मतलब ऐसा व्यक्ति जो यहाँ वहाँ घूमता रहता, एमलेस पर्सन, यानी कि ये जो खगोलीय पिंड हैं ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, अनियमित आकार होता, कोई निश्चित कक्षा नहीं होती है, तो ध्यान रखना उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ किनके 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मिलते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में, ये आप लोग ध्यान रखना। और यही कई बार मंगल और बृहस्पति के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होके पृथ्वी पर पहुंचने लगते हैं, तो वही रात में शूटिंग स्टार्स की घटना देखते होंगे, यानी कि तारों के जलने की घटना। और उसी पर बहुत सारी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी कि तारों को जलते हुए जो देखता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप देखोगे। तो इस तरह से इसको भी बच्चों ध्यान रखना। फिर बच्चों एक और ख़ास बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितने भी ग्रह हैं ये देखिए सभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक्सेप्ट 2। कौन से भाई? शुक्र और यहाँ पे देखिए अरुण। यानी क्या कह सकते हो कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले अधिकांश ग्रह वे एंटी क्लॉकवाइज अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, एक्सेप्ट 2, वह हैं शुक्र और यहाँ पर अरुण। यानी कि कह सकते हो वीनस एंड यूरेनस दे मूव क्लॉकवाइज अराउंड द सन। याद रहेगा, यूवी फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, यूवी यानी यूरेनस और वीनस, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो भी लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों जो आपको और भी एक एंगल ध्यान देने की जरूरत है, और वह है
यहाँ पर कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं भाई? तो आप जरा यहाँ देखिए, बुध साहब सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, इनकी कक्षा सबसे छोटी है, इसकी वजह से ये सबसे जल्दी अपना राउंड लगा देते हैं। 88 डेज में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये पूछा जाए कि बुध पर एक वर्ष कितने दिनों का होता है, तो आप कह सकते हो एक वर्ष 88 डेज का होता है। तो वहीं साहब आए शुक्र साहब 225 डेज में अपना ऑर्बिट पूरा कर देते हैं, इसीलिए इनका एक साल इतने के बराबर होता है। परंतु वहीं पृथ्वी साहब ये 365 दिन में सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करते हैं, यानी इनका एक साल 365 दिन के बराबर होता है। परंतु बच्चों उसके बाद जब देखोगे तो बढ़ता जाएगा, कारण ऑर्बिट बहुत बड़ा होता जाता है। तो स्थिति ये हो जाती है कि बहुत लंबे, जैसे मंगल ही देखो, मंगल 687 दिनों में पूरा करता है, यानी लगभग 2 साल के बराबर ये इसका एक साल होता है। फिर वहीं पर देखोगे बृहस्पति 11.5 ईयर्स में अपना ऑर्बिट पूरा करता है, यानी कि इसका एक साल हमारे साल की तुलना में इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा। देन आफ्टर यहाँ पर देखते देखते ये देखो 165 सालों में, यानी हमारी पृथ्वी के हिसाब देखोगे 165 साल जितने समय में जो समय होता है उतने समय में अपना एक ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा कर पाता है। यानी ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे सूर्य से हम दूर जाते हैं, सूर्य से दूर जाने के क्रम में उनके ऑर्बिट का पूरा करने का समय बढ़ता जाता है। पहली बात। बच्चों एक और ख़ास बात आप लोग ध्यान रखना, वो पहले 4 के लिए इम्पोर्टेंट है, और वह है कि इनका टेम्परेचर क्या होता है। तो जब टेम्परेचर की बात करोगे तो आप देखोगे बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए उसका तापमान 470 से लेके 490, कहीं बुक में 500 भी आपको मिलता है। तो वहीं पर आप देखोगे शुक्र ग्रह का तापमान 520 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा 95% तक देखी जाती है, कहीं बुक में 95 to 97%, कहीं 90 to 95% तक मेंशन होता है। इतनी अधिक मात्रा CO2 की पाई जाती है। इसकी वजह से देखा यह जाता है कि यह पार्थिव विकिरण को अधिक से अधिक रोकने में सक्षम रहता है, ज़्यादा इसी वजह से आप देखोगे चमकता भी है। परंतु एक और ख़ास बात बच्चों आप देखोगे बुध ग्रह के बारे में कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक होने की वजह से, वैसे तो इसका तापमान सबसे ज़्यादा नहीं है, परंतु इस पर सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है, यानी कि दिन और रात में तापमान का अंतर 560 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। यानी कि रात में जो सूर्य दूर होगा तो ऐसे में तुरंत तापमान बहुत नीचे आएगा, और दिन में नज़दीक होने के वजह से तापमान तेजी से ऊपर जाएगा। तो उसी अधिकतम और न्यूनतम की वजह से कह सकते हो तापांतर कहलाता है वही, और वह 560 डिग्री। तो याद रहेगा सर्वाधिक तापमान किस पर? शुक्र पर। क्यों? इसके वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, अप टू 95%। तो यहाँ पर तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है बुध ग्रह पर। तो इस तरह से 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। वहीं पाते हो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, ये बार बार आपको आगे पढ़ाई में काम आएगा, तो ये ध्यान रखना, पूछा भी जाता है। तो वहीं मंगल साहब का तापमान -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि वह हमेशा जमा रहता है। इस तरह से बाकी इधर पहुँचते पहुँचते यहाँ तक -225 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। आपके पेपर के लिए इतना महत्व नहीं, बट आपके लिए ये तीनों फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप लोग ध्यान रखें। बच्चों एक खास बात हो, इस जो सूर्य ग्रह है, यानी कि जो सूर्य तारा है, सूर्य के चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, बच्चों सूर्य के चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं वो 2 प्रकार की गति करते हैं। एक गति कहलाती है रोटेशन, यानी कि
परिभ्रमण, और दूसरी कहलाती रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस पर घूमती है, याद रहेगा, परिक्रमण मतलब, रोटेशन मतलब जो अपने एक्सिस, मोमेंट ऑन द एक्सिस, जब एक्सिस पर घूमती हैं तो उसे कहा जाता है परिभ्रमण, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमना, रोटेशन। और जब कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के घूमते हुए किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर भी घूमती है तो वह कहलाता है परिक्रमण। आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ देवी देवताओं के चारों ओर परिक्रमा की कॉन्सेप्ट है और धारणा है, यानी कि उसके चारों ओर घूमते हैं। तो जितने भी ये खगोलीय पिंड हैं, यानी कि बुध, शुक्र, ये सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और एक निश्चित गति से घूमते हैं, है ना। और पृथ्वी के संदर्भ में ये जरूर आप लोग ध्यान रखें, बाकी तो सबका है, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पृथ्वी की जरूरत है, जैसे पृथ्वी की रिवोल्यूशन स्पीड जो होती है वह 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पेपर में आया हुआ है बच्चों, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। कहीं कहीं बुक में 30 किलोमीटर पर सेकंड भी होता, तो उससे परेशान मत होइएगा। सोचिए कि कितना तेजी से इस यूनिवर्स में हम लोग घूम रहे हैं या सौर मंडल में घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल स्पीड कितनी है, तो 1610 किलोमीटर पर आवर। याद रहेगा दोनों स्पीड। दीज टू फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बच्चों एक और खास बात ध्यान रखने की जरूरत है, आप लोग इस डायग्राम को बस समझिए, सब एकदम क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे उपग्रह, देखेंगे बहुत सारे जो खगोलीय पिंड हैं ऐसे जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सूर्य एक तारा है, इस सूर्य के चारों ओर ये जो खगोलीय पिंड हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं ये चक्कर लगा रहे हैं। परंतु एक और भी देखोगे, ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर मूविंग अराउंड प्लेनेट, यानी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बच्चों, उन्हें ही कहा जाता है उपग्रह। याद रहेगा, उपग्रहों की जब बात होती है तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक ग्रह है, एक उपग्रह है, और उसे ही हम लोग चंदा मामा, बच्चे उसे चंदा मामा कहते हैं। आप जैसे युवा लोग कुछ और कहते हैं, चांद सितारे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, खूब सारी कहानियाँ लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। तो यानी कि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है पृथ्वी का। परंतु वहीं मंगल ग्रह पे जाएंगे तो दो उपग्रह मिलेंगे और उसी में है फोबोस और डीमोस। याद रहेगा। देन बच्चों आप जाएंगे बृहस्पति पर, तो बृहस्पति पर जब देखेंगे तो फिर बहुत सारे उपग्रह मिलेंगे। बच्चों एक मैं खास यहीं पे बात डिस्कस कर दूं, बृहस्पति और शनि के चारों ओर बहुत सारे बहुत उपग्रह चक्कर लगाते हैं और इसीलिए इनकी डाटा में वेरिएशन आता है। कई बार देखा यह जाता है कि बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो किसी बुक में आपके शनि का, इस समय अभी नए रिसर्च के अनुसार शनि ग्रह में देखा गया है इसकी संख्या ज़्यादा है। तो बच्चों बृहस्पति में एक मैं और ख़ास बात बता दूं, यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ये मैंने कुछ अभी हाल में दिया हुआ, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप ढूंढ रहे डाटा में वेरिएशन हो जाए तो आप कहना मत, यानी कि 69 पर। यह आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है गैनीमेड, ठीक है। देन आफ्टर वहीं पे देखोगे शनि के 80 ढूंढे गए हैं जिसमें फोबे, रिया, टाइटन, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट। देन अरुण का देखोगे 27 है, टिटान, मेरिट, और इन साहब के मिलेंगे आपको 13। तो इस तरह से उपग्रहों के संख्या को लेके नए रिसर्च होती रहती है, उनके डाटा में अंतर आता रहता है। पर हाँ